कहानी की शुरुआत में हमें माइक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक लेखक होता है। रात का समय दिखाया जाता है और बरसात हो रही होती है। माइक पैरानॉर्मल चीजों पर अपनी कहानियां लिखता है, बट फिर भी उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता। तभी वो एक होटल में जाता है और उस होटल में एक हॉन्टेड रूम होता है जिसके बारे में काफी अफवाहें थी। इसलिए माइक उस रूम में जाकर देखना चाहता है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके जिस पर उसे विश्वास हो जाए। ये एक ऐसा कमरा था जहाँ पर काफी लोगों की मौत हो चुकी थी और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि उन्होंने इस रूम में अजीब चीजें महसूस की और आवाजें भी सुनी। माइक पूरी रात वहाँ बिताता है पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। माइक ज्यादा फेमस राइटर नहीं था क्योंकि भूत प्रेतों पर काफी कम लोग विश्वास करते हैं। माइक हमेशा इस टॉपिक पर किताबें नहीं लिखता था, मगर जिंदगी में हुई एक घटना ने उसे काफी बदल दिया था और वो अपना गुस्सा निकालना चाहता था और वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि कोई ईश्वर नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई भूत नहीं। इंसान मर जाता है तो बस मर जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। माइक एलए में था और एक दिन वो सर्फिंग के लिए आता है और एक लहर उसे डुबो देती है। उसकी आंख खुलती है तो वो किनारे पर था। एक लड़का उसे उसका हाल पूछने के लिए आता है, लेकिन माइक कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है पर वो ठीक होता है। अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस आता है अपनी चिट्ठियां लेने। अब चिट्ठियां लेते समय वहाँ काम करने वाला लड़का जैक्सन माइक के काम की तारीफ करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी लिखी हुई एक हॉन्टेड बुक पढ़ी, वो काफी डरावनी थी। इसके बाद माइक एक रेस्टोरेंट में जाता है और अपने अगले काम के लिए सोचने लगता है। उसे काफी होटल और ऐसी जगह से इनविटेशन आए थे जो हॉन्टेड थी, लेकिन माइक को एक जगह काफी अट्रैक्ट करती है जो न्यूयॉर्क का काफी पुराना होटल जिसका नाम डॉल्फिन होटल था। उसकी 14 फ्लोर पर एक कमरा था 1408 जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी थी। अगले ही दिन माइक उस होटल में कॉल करता है ताकि उस रूम की बुकिंग कर सके और उसे वहाँ से जवाब मिलता है कि वो रूम अनअवेलेबल है। माइक पूछता है कि मुझे अगले महीने या अगले हफ्ते भी चलेगा, लेकिन उसे यही जवाब मिलता है कि ये रूम अनअवेलेबल है और फोन कट जाता है। और यही बात माइक को उलझन में डाल देती है। वो उस रूम के बारे में काफी आर्टिकल देखता है। वो होटल काफी पुराना था और न्यूज के मुताबिक वहाँ 22 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी होती है। आमतौर पर लोग माइक को इनवाइट करते हैं ताकि उस जगह की पब्लिसिटी हो सके, मगर माइक को यहाँ कुछ अलग ही रिस्पॉन्स मिला था, जिसका मतलब वो लोग इस रूम को लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। अगले ही दिन माइक अपने पब्लिशर से कॉन्टेक्ट करता है जिसका नाम सेम होता है और उसके पास एक वकील था। अगर वो होटल वाले उस रूम को देने से मना करे तो वो उस पर लीगल एक्शन ले सके। अगर रूम 1408 खाली है तो माइक उसमें स्टे कर सकता है। सेम माइक को पूछता है कि तुम्हें यकीन है तुम यहाँ आना चाहते हो, ये न्यूयॉर्क है और जो हुआ तुम्हें अच्छा महसूस ना हो। तो माइक उसे जवाब देता है कि ये मेरा काम है और मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। सेम पूछता है कि क्या तुम लिली को इस बारे में बताओगे। तो माइक कहता है कि मैं उसे चिंता में डालना नहीं चाहता। माइक के साथ कुछ बुरा हुआ होता है जब वो न्यूयॉर्क में था, जो हमें आगे कहानी में दिखाया जाएगा। कुछ दिन बाद माइक होटल में आता है। ये रात का समय था। जैसे ही वो होटल में अपना नाम बताता है तो वो मैनेजर को इस बात की खबर देती है। इंतजार करते करते उसने उस होटल स्टाफ को थोड़ा बहुत देख लिया था। इतने में होटल का मैनेजर एलन आता है जो माइक को उस रूम के अलावा कुछ और ऑफर करता है, लेकिन माइक सीधा मुद्दे पे आता है और मैनेजर को कहता है कि अच्छा यही होगा कि आप मुझे रूम 1408 की चाबियां दे दे। एलन को पता लग जाता है कि ये आसानी से नहीं मानने वाला, तो वो माइक को समझाने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। उससे काफी अच्छे से पेश आता है। उसे एक पुरानी शराब भी ऑफर करता है, लेकिन माइक कहता है कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश ना करें, मैं उस रूम में जाना चाहता हूँ। तो एलन उससे पूछता है कि आप कितने समय के लिए उस रूम में रहना चाहते हैं। तो माइक कहता है कि एक रात के लिए। एलन कहता है कि आज तक उस रूम में 1 घंटे से ज्यादा कोई नहीं रह सका। माइक कहता है कि इन बातों से तुम मुझे नहीं डरा सकते, शायद बच्चों को डरा सको पर मुझे नहीं। एलन पूछता है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो जबकि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माइक जवाब देता है कि नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस कमरे को और भी खास बना रहे हो मुझे भूतिया कहानियां सुनाकर। हम दोनों जानते हैं कि अंत में तुम मुझे वो चाबी दे दोगे और मैं उस कमरे में चला जाऊंगा। एलन एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है और कहता है कि बात ना पैसों की है और ना मुझे तुम्हारी परवाह है। अंत में मुझे ही वहाँ की गंदगी साफ करनी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं यहाँ काफी समय से मैनेजर हूँ और मेरे होते हुए यहाँ 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरी मौत जब हुई थी तो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं किसी और को इस मनहूस कमरे में मरने नहीं दूंगा। तो माइक कहता है कि आखिरी इंसान जिसे तुमने रूम में चेक इन करने दिया था वो एक डिप्रेस इंसान था जिसने अपनी कलाई काटी। एलन कोशिश कर रहा था कि माइक अपना इरादा बदल ले। वो माइक को कहता है कि लगता है तुमने काफी रिसर्च की है उस कमरे के बारे में और तुम्हें लगता है कि वहाँ 22 मौतें हुई है, वो भी कुदरती तौर पर। माइक हैरानी से कहता है कि कुदरती तौर पर। एलन उसे कहता है कि 22 नहीं, वहाँ पर 50 मौतें हुई है और सभी की मौत कुदरती हुई है। कोई दिल के दौरे से मर गया, किसी का दिमाग फट गया, कोई ज्यादा गर्मी से तो कोई ज्यादा सर्दी से। मगर तुम्हें इस सब के बारे में नहीं पता क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी भी इस खबर को नहीं छापा गया। एलन माइक को एक बुक देता है और कहता है कि इस बुक में सारी जानकारी है, तुम मेरे ऑफिस में स्टे कर सकते हो, जो लिखना है लिख सकते हो, तुम्हें सारी जानकारी इस बुक में मिल जाएगी, मगर प्लीज उस कमरे में मत
जाओ। माइक एक लम्हे के लिए शांत हो जाता है और उससे ड्रिंक मांगता है। एलन उसे पूरी बोतल दे देता है, मगर माइक आखिर में यही कहता है कि मैं उस कमरे में जाना चाहता हूँ। एलन को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ ये किताब पढ़ो, शायद तुम्हें कुछ समझ आ सके कि मैं तुम्हें वहाँ जाने से क्यों रोक रहा हूँ। वहाँ ऐसे ऐसे हादसे हुए जिससे रूह कांप जाए। यहाँ पर पहली मौत अक्टूबर 1921 में हुई थी। केविन नामी एक शख्स था जिसने अपना ही गला काटा था और अपने ही गले पर स्टैचस लगाए थे। मैं तो कहूँगा कि तुम 1408 के बजाय 1404 में रात बिताओ, वो कमरा सेम उस कमरे की कॉपी है। तुम अपने रीडर को सब दिखा सकते हो। तो माइक कहता है कि मेरे रीडर सच जानना चाहते हैं। एलन उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे रीडर सिर्फ सस्ती कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तुम एक काबिल लेखक हो। एलन की लाख कोशिशों के बाद भी माइक वहाँ पर रात बिताना चाहता था। मिस्टर एलन भी मजबूर हो जाते हैं और उसे चाबियां दे देते हैं। उसे 14 फ्लोर पर छोड़ने भी आते हैं। तभी माइक एलन से पूछता है कि पिछले 11 सालों से तुम लोगों ने उस कमरे की सफाई भी नहीं की होगी। तभी एलन कहता है कि नहीं, 1 महीने में सिर्फ एक बार हम उस कमरे की लाइट्स को ऑन करते हैं और सफाई करने के लिए जाते भी है तो सिर्फ 10 मिनट के लिए, वो भी दरवाजा खुला रहता है। पिछली बार एक मैड वॉशरूम में 10 मिनट से ज्यादा रह गई थी और दरवाजा बंद हो गया था। तभी माइक अचानक से उससे पूछता है कि उसकी भी मौत हो गई ना। तो एलन उसे बताता है कि नहीं, वो अंधी होकर बाहर निकली, उसने अपनी दोनों आंखें निकाल ली थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो हंस रही थी। इतने में वो 14 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एलन लिफ्ट से बाहर ही नहीं निकलता और कहता है कि मैं इस कमरे के इतना ही करीब आता हूँ। और माइक उस कमरे के अंदर चला जाता है। एलन उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज आप इस कमरे में ना जाएं, लेकिन माइक कहता है कि नहीं। खैर, ऐसा भी नहीं था कि इस फ्लोर पर जो बाकी कमरे थे वो खाली थे, मगर 1408 काफी समय से खाली था। चलते चलते माइक उन तस्वीरों को देख रहा था जो उन लोगों की थी जिनकी मौत उस कमरे में हुई थी। आखिरी बार वो यही देखता है कि उसके पास वाले कमरे में एक औरत है और उसका एक छोटा बच्चा। इसके बाद वो कमरे की चाबी घुमाता है और अपने टैप रिकॉर्डर को लेता है और अंदर चला जाता है। ये कमरा दिखने में काफी शानदार था, एक आम सा कमरा था और माइक मजाक उड़ाने लगता है, क्या यही है वो हॉन्टेड जगह, क्या बकवास है। माइक को रात बितानी थी और टैप रिकॉर्डर में अपनी बातें रिकॉर्ड करने लगा। ये रूम ना तो छोटा था ना ज्यादा बड़ा था। इसमें एक लिविंग रूम था और एक बेडरूम था। माइक वॉशरूम में आता है, वो टॉयलेट पेपर को लेता है और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देखता है और इसके बारे में बात करता है। और फिर विंडो से बाहर देखता है। बाहर शहर का शोर था, गाड़ियां चल रही थी और लाइट्स ऑन थी। कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। ये बस एक आम सी इमारत और एक आम सा कमरा ही लग रहा था। तभी रेडियो पर 1970 का गाना चल जाता है। इस आवाज से माइक डर जाता है और यहाँ से सब उल्टा होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि पिलो पर किसी ने 2 चॉकलेट बार रख दिए हैं और वो उन्हें उठाकर खाने लगता है। और वॉशरूम में जाता है, वो देखता है कि किसी ने टॉयलेट पेपर को भी सही कर दिया है। माइक अपने टैप रिकॉर्डर में इस बात का मजाक उड़ाता है कि भूत अब रूम सर्विस भी देने लगे हैं। अब माइक भूतों पर विश्वास करने वाला तो था नहीं, तो वो उसके बारे में लॉजिकली सोचने लगता है कि जब वो विंडो से बाहर देख रहा था तो होटल के स्टाफ में से कोई आया होगा और उसने ही ये चॉकलेट बार रखी होगी और उसने ही टॉयलेट पेपर को सही कर दिया होगा। जल्दी से वो लिविंग रूम में जाता है क्योंकि इतनी जल्दी वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था, मगर वहाँ पर कोई नहीं था और ना ही अलमारी में कोई था। अब माइक को गर्मी महसूस होने लगी थी। अब माइक को हेल के 9 सर्कल से गुजरना था और वो पहले वाले में एंटर कर चुका था। गर्मी की वजह से वो होटल मैनेजमेंट को कॉल करता है तो एक लेडी कॉल अटेंड करती है और वो सबसे पहले पूछती है कि क्या आप चेकआउट करने के लिए रेडी है सर। माइक हंसता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम लोगों ने कोशिश अच्छी की मुझे डराने की। वो कंप्लेन करता है कि रूम काफी गर्म है। इस पर वो लेडी कहती है कि हम किसी को भेजते हैं और वो एक चेयर पर बैठ जाता है और सच्चाई को बयां करने लगता है कि होटल का एक कमरा कितना डरावना हो सकता है। न जाने कितने लोग यहाँ पर लेटे होंगे, बीमार लोग, टूटे हुए लोग, न जाने कितने लोग यहाँ पागल हो चुके होंगे। तभी माइक की नजर दीवार पर लगी उस पेंटिंग पर पड़ती है। जब वो आया था तो वो पेंटिंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन अब वो टेढ़ी हो चुकी थी। माइक उसे ठीक करता है। वो पेंटिंग एक समुद्री जहाज की थी जो समुद्र की लहरों और तूफान में फंस चुका था। तभी उसे तेज आंधी और लहरों का एहसास होता है तो वो अपने आप को कहता है कि ये सब सच नहीं, बस मेरा दिमाग इस तस्वीर को देखकर ये सब महसूस कर रहा है। तभी दरवाजा नॉक होता है और जब माइक दरवाजा खोलकर देखता है तो वो रूम का एयर कंडीशनर ठीक करने वाला वर्कर आया होता है। तो वो उसे बॉक्स दिखाता है, लेकिन वो वर्कर अंदर नहीं आ रहा होता और वो माइक से कहता है कि आप जानते हैं ना इस कमरे में क्या हुआ था। जिस पर माइक कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हें सिर्फ 6-7 कदम आगे आना है और तुम्हें इस सब को ठीक करना है। जिस पर वो इनकार करता है कि मैं अंदर नहीं आने वाला। वो माइक को समझाता है कि तुम उस पैनल को ठीक कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से इंस्ट्रक्शन दूंगा। माइक उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। रूम का एयर कंडीशनर तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो वर्कर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब माइक वाइन लेता है और बेड पर लेट जाता है कि तभी अचानक रेडियो पर वही गाना फिर से शुरू हो जाता है
तो माइक को गुस्सा आता है और वो रेडियो को बंद कर देता है और देखते देखते टाइमर अपने आप 1 घंटे के लिए सेट हो जाता है। जैसे कि एलन ने कहा था कि कोई भी 1 घंटे से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकता। तभी माइक को एहसास होने लगता है कि ये सब मजाक नहीं है कि अचानक उसके कान सुन पड़ जाते हैं और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो विंडो से बाहर निकलकर देखता है, लेकिन बाहर सन्नाटा होता है। इतने में ही विंडो अपने आप बंद हो जाती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है और हाथ से खून निकलने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम जाकर अपना जख्मी हाथ धोने की कोशिश करता है और पानी काफी ज्यादा गर्म होता है जिससे उसका हाथ जल जाता है और वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस बात से माइक काफी घबरा जाता है और वो अपने बैग से रुमाल निकालकर अपने हाथ पर लपेट लेता है और फ्रंट डेस्क पर कॉल करके कहता है कि मुझे इस रूम से चेकआउट करना है, मैं जख्मी हो चुका हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और कॉल पर जो लड़की होती है वो उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती है और कहती है कि वो उसकी बात मैनेजर से करवाएगी। माइक अपना सामान लेता है और रूम से भागने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन हैंडल टूट जाता है और चाबी भी लॉक के अंदर गिर जाती है। इस बात से माइक और भी ज्यादा घबरा जाता है और विंडो के पास जाता है और विंडो से तेज आवाजें लगाने लगता है कि मुझे मदद की जरूरत है। सामने वाली बिल्डिंग में एक शख्स होता है जिसे वो इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि सर मुझे मदद की जरूरत है, मुझे बचाएं। लेकिन ये देखकर माइक को हैरत होती है कि वो आदमी माइक की ही हेयर रिफ्लेक्शन थी। जब वो लैंप लेकर ध्यान से उसे देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि असल में वो भी माइक ही है। तभी उस पर कोई पीछे से हमला करता है तो माइक को भी अपने पीछे कोई डरावना इंसान नजर आता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर वो गायब हो जाता है। तभी माइक अपना दिमाग लगाता है और एक लैंप को नीचे फेंकता है ताकि किसी को पता चले और वो पुलिस को कॉल करे। मगर जैसे ही माइक उस लैंप को नीचे फेंकता है तो वो गिरते गिरते ही गायब हो जाता है। अब माइक के लिए कमरा किसी नरक से कम नहीं था और उसे अपनी बेटी की भी आवाज सुनती है जो उसे ही पुकार रही थी कि तभी टीवी पर उसके ही परिवार का वीडियो चलने लगता है जिसमें माइक की वाइफ और उसकी छोटी बेटी होते हैं, जिसे देखकर माइक काफी जज्बाती हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे वो लोग भी दिखते हैं जिनकी मौत इस कमरे में हुई थी। तभी उसे दूसरे कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उस कमरे की दीवार के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि माइक कान पकड़कर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद वो आवाजें बंद हो जाती है। तभी उसे लगता है कि वॉशरूम में कोई है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे अपना बीमार पिता नजर आता है। जब वो उनके पास जाता है तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा गार्डन कहाँ है। तो माइक उसे कहता है कि डैड मैं हूँ माइकल। तो उसके पिता उसे करीब बुलाते हैं और कहते हैं जैसे तुम हो वैसा मैं भी था, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनोगे। माइक उनकी ये अजीब बातें सुनने के बाद पीछे हट जाता है और देखते ही देखते वो रियलिटी में पहुंच जाता है और वहाँ कोई नहीं होता। माइक अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और कहता है कि ये कोई बुरा सपना था। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो कहाँ सोया होगा, अभी भी ट्रेन में सफर कर रहा है या अपने घर पर है, मगर ये सच नहीं हो सकता। अगर उसे इस सपने से बाहर आना है तो उसे मरना होगा। और वो विंडो के पास आता है, मगर इतनी ऊंचाई देखकर माइक घबरा जाता है और वो रूम में लगे मैप को देखता है और सोचता है कि वो बालकनी से होता हुआ दूसरे रूम में जाएगा। वो कदम गिन लेता है कि दूसरे कमरे की खिड़की कितनी दूर हो सकती है। वो हिम्मत करके बाहर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता है, मगर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई और खिड़की होती नहीं। पूरी इमारत में सिर्फ एक कमरा और एक ही खिड़की होती है। इससे माइक के होश उड़ जाते हैं और वो फिसल जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। किसी तरह से वो वापस रूम में दाखिल हो जाता है, मगर इस बार देखता है कि पूरा कमरा ही चेंज हो गया था, मानो वो समय में बहुत पीछे जा चुका था। लाइट्स अलग थी, दीवारों का कलर अलग था। अब उसे अपना ही अतीत नजर आने लगा था, जिससे हमें पता चलता है कि माइक की एक बेटी थी जिसकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिस घटना की वजह से माइक बिल्कुल बदल गया था। इस कमरे में उसे दर्द का एहसास हो रहा था। अपनी बच्ची की मौत के बाद उसे भगवान से भी विश्वास उठ गया था, मगर अब जो माइक के साथ हो रहा था माइक उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था, लेकिन लैपटॉप पर वो अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करने में कामयाब हो जाता है। वो उसे समझाता है कि मैं डॉल्फिन होटल में फंस चुका हूँ, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन अचानक से कनेक्शन कट जाता है और फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्चुअली वो सोचता है कि ये उसके हेल्यूसिनेशन है और एलन ने जो उसे ड्रिंक दी थी उसमें शायद कुछ मिलाया हो, या उसने जो चॉकलेट खाई थी उसमें कुछ हो। जो भी हो रहा है शायद उसका वहम हो सकता है। इसके बाद माइक वेंटिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ऊपर चढ़ता है, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे उसका ही अतीत नजर आने लगता है, जिसमें वो एक अच्छा पति नहीं था। उसके पिता के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा नहीं था और जब उसकी बेटी की मौत हुई तो उसने अपनी ही पत्नी को छोड़ दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता और आगे उसे काफी पुरानी लाश मिलती है। माइक उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो लाश नहीं थी, उसमें अभी भी जान थी। तभी वो इंसान माइक को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है और माइक उससे बचने के लिए आगे भागने लगता है और रेंगते रेंगते वो वापस उसी कमरे में गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि इस कमरे से बाहर नहीं निकला जा सकता क्योंकि अब कोई और रास्ता बचता ही नहीं। वो विंडो भी अब सील हो चुकी थी। माइक अब ड्रिंक लेने के लिए मिनी फ्रिज के पास जाता है, लेकिन फ्रिज में उसे कोई ड्रिंक नहीं मिलती और उसे
उसे फ्रिज में मिस्टर एलन नजर आते हैं। दरअसल वो एलन नहीं, एलन के रूप में शैतान होता है और उसे कहता है कि जरा सोचो माइक, तुमने कितने लोगों को भटकाया है, तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है क्योंकि तुम किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। तभी माइक उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई एलन था ही नहीं। माइक सिर्फ उस मिनी फ्रिज से बात कर रहा था। तभी उसे अपने पास्ट की याद आती है जहाँ पर उसकी बेटी बहुत बीमार थी, जहाँ पर माइक और उसकी वाइफ दोनों उसके पास बैठे होते हैं और उसकी बेटी माइक से पूछती है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगी। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम अभी नहीं मरने वाली, लोग बूढ़े होकर मरते हैं और काफी खूबसूरत जगह पर जाते हैं। तो उसकी बेटी कहती है कि हर किसी को मरना पड़ता है डैड, क्या उस जगह पर ईश्वर होंगे? तो माइक कहता है कि हाँ। इस बात से उसकी वाइफ से झगड़ा हो जाता है कि तुम्हें मेरी बेटी को ऐसी धार्मिक बातें नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि माइक को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता। तभी हमें फिर से उसी कमरे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और माइक अपना टैप रिकॉर्डर निकाल कर वहाँ के हालात और उसके साथ जो हो रहा था उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि शायद वो सर्कल्स ऑफ हेल से गुजर रहा है और अब ये 9वां सर्कल है और यहाँ बहुत ठंड है। इतने में उसे उसकी वाइफ की वीडियो कॉल आती है। कुछ समय तक तो माइक अपनी पत्नी से बात कर पाता है, लेकिन फिर शैतान सब अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी वाइफ को भी यहाँ आने के लिए मजबूर करता है ताकि वो भी यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाए। वीडियो कॉल बिल्कुल भी माइक की कंट्रोल में नहीं होती। तभी पूरा कमरा हिलने लगता है और दीवार पर लगी उस पेंटिंग जिसमें समुद्र था उससे पानी बहने लगता है और पूरा कमरा ही पानी में डूब जाता है। और जब माइक की आंख खुलती है तो माइक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ माइक मूवी की शुरुआत में डूबा था। वो अभी तक लॉस एंजलिस में ही था, वो अभी तक न्यूयॉर्क नहीं आया होता। और जब उसकी सही से आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी वाइफ होती है। तो वो उससे पूछता है कि मैं न्यूयॉर्क में तो नहीं हूँ। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि नहीं, तुम एलए में हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो माइक सोचता है कि जो उसने देखा या रियलाइज किया ये सब उसका भ्रम था, कुछ भी सच नहीं हो सकता। वो अपनी वाइफ को देखकर खुश था और उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आई? तो वो जवाब देते है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी। बाद में माइक उसे अपने होटल वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है कि वो सब इतना सच था कि मुझे वो सपना ही नहीं लगा। वहाँ मैंने अपनी बेटी केटी को भी देखा जो मेरे करीब थी। इस पर उसकी पत्नी कहती कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है, कि शायद तुम किसी कहानियों में चले गए थे। माइक को लगा शायद ऐसा ही था। उस दिन वो अपने पिता से भी मिलने जाता है जो एक ओल्ड एज होम में था। उसे अच्छे से बात करता है, माफी मांगता है और उससे अगले दिन माइक पोस्ट ऑफिस जाता है अपनी चिट्ठियां लेने। उसे उम्मीद थी कि जो डॉल्फिन होटल से उसे चिट्ठी आएगी वो उसे मिल जाएगी, मगर वो उस होटल में जाएगा नहीं। लेकिन वो चिट्ठी उसे नहीं मिलती। मगर फिर वो होटल में काम करने वाला लड़का उसी लाइन को दोहराता है कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी जो काफी हॉन्टेड थी। फिर जब माइक उस पोस्ट कार्ड को लेने वापिस आता है तो हैरान हो जाता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग होटल के स्टाफ जैसे दिख रहे थे और देखते ही देखते वो दीवारों को तोड़ने लगते हैं और दीवारें तोड़ देते हैं और पलक झपकते ही वो होटल रूम 1408 में पहुंच जाता है। वो पूरा कमरा जला हुआ होता है और उसे पहले तो उसकी बेटी का कॉफी नजर आता है और फिर उसे अपनी बेटी नजर आती है। तो माइक उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, लेकिन वो इतनी इमोशनल बातें करती है कि माइक उसे अपने गले से लगा लेता है और रोने लग जाता है। देखते ही देखते कैटी मर जाती है और वो राख में बदल जाती है। माइक नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं बाहर गया था, मैं यहाँ से निकल गया था। तभी रेडियो में वही सॉन्ग बजने लगता है। तभी एक लम्हे के लिए उसकी आंख खुल जाती है और कमरा उसी हालात में होता है। तभी उसे कॉल आती है और वो पिक करता है। तो वो लेडी कहती है कि क्या आप चेकआउट के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब है आत्महत्या। जिसके बाद माइक पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। वो लेडी कहती है कि इस कमरे में आने वाले इंसान को हम आजादी देते हैं, या तो वो हर घंटे को बार बार जिए या आत्महत्या करके आजाद हो जाए। माइक जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। दूसरी तरफ लिली को सच में माइक की कॉल रिसीव हुई थी, तो वो भी डॉल्फिन होटल की तरफ निकल पड़ी थी। माइक बैठता है और सोचता है कि शैतान को कैसे हराया जाए। सारी तरफ उसे फांसी के फंदे नजर आ रहे थे और एक तरफ उसे अपनी कब्र। तो माइक कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा ताकि तुम किसी और को अपना शिकार ना बना सको। इसी के साथ वो कमरे को आग लगा देता है। अभी तक जो हो रहा था माइक के दिमाग में था, इसका मतलब डेविल ही उसके साथ ये सब कर रहा था, मगर वो आग असली थी। होटल वालों के हिसाब से वो रूम खाली था, माइक उसमें था ही नहीं। असल में माइक इस दुनिया और मरे हुए लोगों की दुनिया में था। तो जैसे ही वो उस रूम को आग लगाता है तो पूरे होटल में अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है। लिली ठीक समय पर पहुंच तो जाती है, लेकिन माइक बच नहीं पाता। बाद में उन्हें उसकी लाश जली हुई मिलती है और वो रूम भी अब जल जाता है। तो आगे अब कोई भी इंसान उस रूम में ट्रैप नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होटल का मैनेजर एक बॉक्स लेकर माइक के फ्यूनरल पर आता है, मगर माइक की वाइफ लिली उस बॉक्स को लेने से मना कर देती है। तो एलन उसे अपने पास रख लेता है और जब उसे वो खोलता है तो उसमें वही टैप रिकॉर्डर होता है और वो उसे प्ले करता है। उसे वहाँ 2 आवाजें सुनाई देती है, एक माइक की और एक उसकी बेटी की। फिर एक लम्हे के लिए मिरर में उसे माइक का भूत नजर आता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।